ड्रामा ड्राफ्टिंग के सेशन में आपका स्वागत है। पहले तो सबके लिए तालियां जो आज यहाँ पर आए हैं, और उससे भी बड़ी तालियां हमारे सर के लिए, एम कुराज जी। बहुत कम मौके मिलते हैं आपसे ऐसी बात करने के, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगी। शुक्रिया। और आपसे कितनी सारी बातें हो रही थी और मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, पर मेरे मन में एक और सवाल आया कि 2005 में सर आपने टीवी राइटिंग से शुरुआत की थी। आए तो आप मुंबई 2002 में थे। जी। 20 साल हो गए इंडस्ट्री में। What a beautiful journey in itself. When you look back now, how do you want to define your journey, sir? देखिए, जो भी कुछ हुआ और मैंने किया, या वो मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने बस जो मैं मेहनत कर सकता था, जैसे हम सब करते हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो लोग कामयाब हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि वही सिर्फ मेहनत करते हैं। जो लोग किन्हीं वजहों से कामयाब नहीं हो पाते, वो उनसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं जो कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत कुछ ज़्यादा मैं अगर अपनी ही बात करूँ तो मैंने कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे एफर्ट नहीं डाले। हाँ, डे बाय डे मेरा जो रोज़ का काम था मैं वो करता गया। रात में मैं लिखता था, दिन में उसको बेचने की कोशिश करता था, स्ट्रगल करता था, तो अच्छा ही था। और मेरा मानना यहाँ स्ट्रगल के बारे में ये है कि ये होना चाहिए। बहुत इजी काम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम 150 करोड़ या 140 करोड़ की आबादी के देश में हैं, और हमारे यहाँ इतनी आबादी है तो जाहिर सी बात है उतना ही टैलेंट भी होगा। और ये जो बॉलीवुड कह लीजिए इसको, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। 140 करोड़ लोगों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक हम यहाँ पिसते नहीं हैं, यहाँ धक्के नहीं खाते, यहाँ कोशिशें नहीं करते, तब तक हम उसके लायक नहीं बनते इस प्लेटफॉर्म के। और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से नहीं। हॉलीवुड इसलिए बड़ा होगा कि वो पूरी दुनिया में उसकी पिक्चरें देखी जाती हैं, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल किसी देश की बात करें तो हमसे बड़ा नहीं है। तो इसलिए यहाँ जो है, यहाँ पहुंचने के लिए हमें उसकी तैयारी हम करते हैं। स्ट्रगल में क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हम सिर्फ तकलीफें उठा रहे होते हैं, लेकिन तकलीफों वो तो हमें दिखती हैं। तकलीफों के साथ साथ हमें एक एक्सपीरियंस हो रहा होता है, हम एक काम सीख रहे होते हैं जो हम वहां सीख के नहीं आते हैं। तो मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। हाँ, इतना भी नहीं होना चाहिए वो कि आदमी वापस ही चला जाए। मन में ख्याल आया था वापस जाने का? मैं अगर अपनी बताऊं तो बिल्कुल नहीं आया, कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई। मैं बहुत सच बात बता रहा हूँ, और लोग कुछ भी बातें बोलते होंगे, बट मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बता रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन वो इतनी थी कि मैं वो हैंडल कर सकता था, उन्हें झेल सकता था, तो उससे ज़्यादा नहीं हुई। तो इसलिए मैंने कभी वापस जाने का नहीं सोचा। और 2002 में सर यहाँ आना, पर उसके पहले व्हाट ट्रिगर्ड यू? किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि मुंबई जाता हूँ, या आपकी राइटिंग की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें थी। पहली बात तो मैं ये बताऊं आपको, जो मेरे ख्याल से कहीं मैंने ये बातें बोली नहीं, कि यहाँ आने से पहले मैं दिल्ली आया था अपने घर से। अच्छा। और मैं एक बिजनेस करने दिल्ली आया था, और वहाँ मैंने एक फैक्ट्री लगाई थी जिसमें काम होता था एम्ब्रॉयडरी का और सिलाई का काम होता था, और मुझे उसका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। वो मेरे गाँव के कुछ लोग दिल्ली में काम करते थे इन फैक्ट्रीज में इस तरह की। मैं दिल्ली घूमने आया था और मैं कहीं उनको मिल गया, उन्होंने मुझे मेरे अंदर वो चीज़ें भर दी। और मुझे कुछ ऐसा करना था कि जिससे मैं बहुत जल्द पैसा भी कमा लूँ, और जो सबका हक है, सब चाहते हैं, और थोड़ा सा नाम भी हो जाए। तो मैं उनकी बातों में आ गया, और मैंने ये बात अपने वालिद साहब से कही, और उन्होंने मान ली वो बात, और मुझे पैसे दे के जो है दिल्ली भेज दिया। और मैंने बिना सोचे समझे, मुझे ये मेरे ख्याल से 2000 ये 99 की या 2000 के आसपास की बात है। तो मुझे कुछ इतना दुनियादारी पता नहीं थी, और ना मैं ये काम जानता था, ना मुझे इस काम के बारे में पता था। मैं आ गया और मैंने शुरू कर दिया, और फिर इस तरह बिना सोचे समझे हुए काम का अंजाम जो होता है
फिर मेरा भी वही हुआ और वो काम सब धुआं हो गया, ठीक है। सब पैसे धुआं हो गए और मैं बड़ा हताश भी हुआ और मैं बड़ा अपने आप को मैंने फील किया कि मैं बहुत ही नाकामयाब इंसान हूँ। तो फिर खैर कहानी तो ये बहुत लंबी है, वो सब वहां से पैकअप हुआ और तब मैं भी आप लिखते थे जी या नहीं, तब नहीं? हाँ तब मैं लिखता नहीं था। मेरी आर्ट से पहली मुलाकात कहाँ हुई मैं आपको वो बता रहा हूँ, हाँ। जो मैंने कभी कहीं बताई नहीं। तो हुआ ये कि अब सब जो पैसे मैं लाया था घर से वो सब धुआं हो गए और काम भी कुछ नहीं है। तो अब मैं घर पे जाके क्या बताऊंगा अपने वालिद साहब को। मैं इस कश्मकश में जो है वो काम खत्म होने के बाद भी कई महीने दिल्ली में रहा, पड़ा रहा घर में, ये सोचने के यही सोचता रहा कि मैं आखिर जाके बताऊंगा क्या, एक्सक्यूज क्या दूंगा कि भाई आपने पैसा क्यों बर्बाद कर दिया। वो मुझे मिल ही रहा था और मैं वहाँ मेरे एक दोस्त थे जो जमा मस्जिद के आसपास रहते थे, मैं भी वहीं रह रहा था और मैं घूमता रहता था, कभी जमा मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठा हुआ हूँ, कभी कहीं और चला गया, उसी एरिया में पैदल घूमता रहता था। तो मैं अक्सर लाल किले में चला जाया करता था वो देखने के लिए, वहाँ पे बैठा रहता था। एक दिन शाम हो गई और वो सब लोगों को निकालने लगे वहाँ से। जैसे मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि बाहर आने के बाद एक लाइन और लगी हुई है। तो मैंने पूछा ये लाइन किस चीज की लगी हुई है। उन्होंने बताया कि यहाँ एक प्रोग्राम होता है द लाइट ऑफ साउंड लाल किला। तो वो मैंने उसका टिकट लिया और मैंने वो देखा। ये पहली बार मेरा आर्ट से ताल्लुक हुआ। मुझे बड़ा मजा आया, लाइट जली, आवाज आई, विजुअल्स तो कुछ थे नहीं, विजुअल्स आपने बनाने हैं, तो मैंने अपने हिसाब से बहुत ही रिच विजुअल्स बनाए जिसमें मुझे मजा आया। तो वो मेरा आर्ट से पहला ताल्लुक था। फिर मुझे उसमें इतना मजा आया कि मैंने फिर उसके बाद पहले हिंदी में होता है फिर वो अंग्रेजी में होता है, मैंने वो भी देखा। उसके बाद फिर मैं रोज वहां आके बैठ जाता था और 1 महीना तक मैंने लगातार वो प्रोग्राम देखा। सेम प्रोग्राम जी से मुझे बहुत मजा आया, मैंने पहली बार देखा था, बड़ा मजा आया उसमें। उससे पहले मैंने कोई थिएटर या फिल्में वगैरह तो मैं देखता था, लेकिन ऐसा मेरा कोई ताल्लुक नहीं था आर्ट। लाइव आर्ट, हाँ बहुत ज्यादा, वो लाइव पहला था। या उसके पहले हमने हमारे गांव में रामलीला होती थी तो मैं वो भी बहुत देखता था। उससे पहले का मेरा इंट्रोडक्शन आर्ट से वो हुआ क्योंकि वो भी लाइव होती थी। तो पहला वो था, दूसरा ये हुआ। तो इससे मुझे बड़ी हलचल हुई कि ये यार कुछ कमाल की चीज है। खैर तो फिर उसके बाद मैं दिल्ली छोड़ के वापस घर चला गया और मैंने जाकर सरेंडर कर दिया अब्बा के सामने और वहां से वो चीजें हुई। खैर अब्बा गुस्सा भी हुए, होना भी चाहिए था उनको, अगर गुस्सा नहीं होंगे तो फिर मैं और दूसरा कुछ गलत काम करता। गलत तो खैर वो नहीं था, लेकिन और कुछ ऐसी बेहुदा कोशिश करता जो मुझे आती ही नहीं और पता ही नहीं। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर वो तो वहां से और भी कुछ उसके आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो बताने जैसी भी नहीं है और बता के उनको कुछ होने वाला भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें इकट्ठा होगी फिर। और मैं चूंकि शायरी मैं पहले से सुनता था और मुझे बहुत अच्छी लगती थी, गाने मैं बहुत सुनता था और मैं बख्शी साहब का बड़ा फैन था बचपन से, उनके गाने मुझे बहुत पसंद थे। तो ये हुआ कि जब बहुत सारी चीजें जमा हो गई और मैं चूंकि छोटा था और मुझे कुछ कहना था, वो चीजें जमा हो गई थी, तो कोई छोटा मुंह बड़ी बात, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था या मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा। और फिर मुझे लगा कि यार ये जो पोएट होता है या ये कवि होता है, ये एक स्टेज पे खड़ा होता है और इसको हजारों लोग सुनते हैं, तो इससे अच्छा मीडियम कोई है ही नहीं कि कोई कम से कम उसमें ना तो आपका उम्र फैक्टर बीच में आता है, आप कोई भी एज के हैं और ऑडियंस भी कोई भी एज की हो सकती है, सब सुनते हैं। तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा मीडियम है। अपने जो अंदर आपके भड़ास है या जो बातें हैं या जो आपके साथ हो रहा है या जो आप महसूस कर रहे हैं अपने आसपास या जो आप कहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो आप इसमें इशारे में कह सकते हैं। तो मुझे मेरा पहला जो रीजन था लिखने का वो ये बना। और मैंने इसी बीच में मैं ये सोच ही रहा था और फिर ये हुआ कि एक प्रोग्राम था कहीं, उसमें मैं अपने गांव से गया था और गांव वालों के साथ बहुत लोग गए प्रोग्राम सुनने। पोएट्री का प्रोग्राम था, वो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था। तो वहाँ पे एक हमारे गांव के लड़के ने कुछ किसी दूसरे की गज़ल पढ़ दी जो स्टेज पे। ये सिस्टम नहीं है, रूल नहीं है, अगर आप शायर हैं तो आप जैसा भी लिखते हैं, टूटा फूटा अच्छा बुरा, वो आप खुद अपना लिखा हुआ पढ़ें। तो उस लड़के को ये पता नहीं था और उसने पढ़ दिया। तो अनाउंसर ने उसकी बड़ी बेइज्जती की कि कहीं से भी उठ के चले आते हैं लोग, गांव से आए थे, उसने ये जुमला इस्तेमाल किया
मुझे ख़राब लगा, क्योंकि मैं भी गाँव को ही बिलोंग करता हूँ। तो मुझे लगा अच्छा, गाँव के लोग इतने ख़राब होते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। हालाँकि कोई भी कहीं कहीं रहे, वो उससे कोई उसकी अच्छाई बुराई का वो कोई पैरामीटर नहीं है, या वो कोई भी काम करता हो। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अगर लिखते हैं तो हम बहुत महान हैं और कोई लोग दूसरा काम करता है तो वो अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खैर, हम कहाँ थे? जी हाँ, तो मुझे वो बात भी बहुत लगी, और मैंने वहाँ उस दिन, ये पहले से चीज़ें उबल रही थी, लेकिन वहाँ मैंने उस दिन डिसाइड किया कि अब मैं लिखूंगा। और अगर ज़िंदगी में मुझे मौका मिला तो इस अनाउंसर को मैं कभी बताऊंगा कि मैं अब मैं लिखने लगा हूं और मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। खैर, वो बात आई गई हुई, और फिर मैंने लिखना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम्स, मेरे गांव में 1-2 प्रोग्राम हुए, मैंने वो पढ़े। उसके बाद फिर गांव के बाहर, फिर मैं शहर में गया, तो मुझे लगा कि मैं कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लिखने लगा हूँ। और फिर मैंने अचानक, हालांकि बहुत जल्दबाजी थी वो क्या होता है कि जब आपका सब ठीक हो जाता है फिर ऐसा लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, वरना तो फैसले सब सही नहीं होते हैं। और मैंने बहुत जल्दबाजी में एक फैसला लिया कि मैं शायद लिखने के लिए ही बना हूँ और अब मुझे दूसरा कोई काम नहीं करना है। और मैंने ये बात मुझे अपने अब्बा को बतानी है, ताकि फिर से मुझे वो किसी बिजनेस के लिए या किसी काम के लिए ना कहें। लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था, और वो भी कोई उसके खिलाफ नहीं थे मेरी इन चीज़ों के, वो मेरी नाकामयाबी के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं ज़िंदगी में, कोई अच्छा काम करूं जिसमें 4 पैसे मिलें और मैं अपनी ज़िंदगी आगे चलाऊं। तो उनका सोचना बिल्कुल उस वक्त बुरा नहीं था, हालांकि मुझे वो उस वक्त बहुत ख़राब लग रहा था। तो राइटिंग का भी अपोज थोड़ा सा वो इसलिए करते थे कि वो राइटर की, जैसा भी आज भी हमारे समाज में अगर आप देखें, वहाँ से मैं बात यहाँ लेके आता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, राइटर कहीं आता पता ही नहीं होता। तो राइटर को कोई बहुत ज़्यादा इज्जत से या बहुत उसको उसके पास स्कोप नहीं है अपने आप को पेश करने का या अपने आप को मनवाने का या इतना पैसा कमाने का। उसी पिक्चर में जिसको एक राइटर लिखता है, उसी पिक्चर के एक्टर को 50 करोड़ 100 करोड़ मिलता है, और राइटर को मुश्किल है कोई 1 करोड़ भी देता हो। तो कितनी बड़ी विडंबना है। तो मेरा बाप बिल्कुल ठीक सोच रहा था कि एक राइटर, जब उनको पता चला कि मैं लिखने की कोशिशें कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी मम्मी से और मेरी दादी से ये बात कही, और मुझसे भी कहीं ना कहीं उन्होंने कही कि यार ये तुम क्या कर रहे हो। तो उनका सोचना बिल्कुल उस वक्त बिल्कुल जायज था, जबकि ये आज भी हो रहा है। आज भी एक राइटर को वो फैसिलिटी नहीं मिल रही। मुझे लगता है कि राइटर को भी उतनी इज्जत दी जाए और उसको उतना पैसा दिया जाए और उसको वो एक्सपोज दिया जाए, तो कम, मुझे लगता है कि वो और बेहतर राइटिंग करेगा। क्योंकि जिस चीज में आपको इज्जत नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, आप वो काम कर तो रहे होते हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं ना कहीं एक बेहतर काम की तरफ लगा हुआ होता है जिसमें ज्यादा इज्जत, ज्यादा पैसा है। तो इसलिए आपका वो काम खराब होता रहता है, इसलिए यहाँ फिल्में खराब बन रही हैं। खैर, अब हम वहां जाते हैं। तो बस यही था, और फिर ये हुआ कि मैंने ये फैसला कर लिया, और कहानी तो खैर बहुत लंबी है, हमें जल्दी आना है और टाइम लिमिट भी है। खैर, वो मैंने अनाउंसमेंट कर दिया। और मेरी दादी जो थी वो अब इस दुनिया में नहीं है, मेरी अम्मी भी इस दुनिया में नहीं है। तो वो मेरी दादी ने मुझे सपोर्ट किया। सबसे पहला इंसान था मेरे घर में जिन्होंने मेरे यकीन पे यकीन कर लिया, और उन्होंने मान लिया कि ये लिखने के लिए ही पैदा हुआ। उस पर उन्होंने यकीन कर लिया। पता नहीं उन्होंने क्या नजर आया, क्या उन्होंने देखा और क्या सोचा। और उन्होंने, खैर, मेरे लिए बड़ा नामुमकिन काम था मेरे वालिद को मनाना। ये मेरी दादी ने मुमकिन कर दिया, और उन्होंने वालिद साहब को मना लिया। और हाँ, इससे पहले यह आया कि मैंने यही डिसाइड किया कि मैं लिखने के लिए बना हूँ, और मैं अगर यहाँ ये प्रोग्राम पढ़ता रहा इसी तरह, तो मैं एक लिमिट होगी, मैं कहाँ जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट तक चला जाऊँगा, फिर उसके बाहर निकलूँगा। और ये जो मैं प्रोग्राम पढ़ता हूँ पोइट्री की, इनमें बहुत ज़्यादा पैसा वैसा भी नहीं है, और मुझे तो बहुत पैसा कमाना है और नाम कमाना है, क्योंकि अब्बा का वो लॉस भी मुझे भरना था जो मैंने किया था। तो पता नहीं कहाँ से ये ख्याल आया कि इसकी सबसे बड़ी मंडी राइटिंग की जहाँ है, वहाँ जाके कुछ करना चाहिए। वो थी फिल्म इंडस्ट्री। यहाँ पैसा भी था, जैसा मैंने सुना था, मायापुरी में पढ़ा था, और किसी के इंटरव्यू वगैरह में सुनता था राइटरों के, लिरिसिस्ट थे, तो ऐसा लगता था कि ये लोग बॉम्बे रहते हैं तो जाहिर सी बात है इनके अपने अपने घर भी होंगे, और फिल्म इंडस्ट्री में है तो एक्टर की बराबर ही रहते होंगे ये साइड में ही। और ये नहीं पता था कि बहुत फ़र्क है। खैर, ये हुआ कि मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई वहीं जाया जाए जहाँ इसकी मंडी है। और खैर, आज तो
कहीं से बैठ के आप काम कर सकते हैं। उस वक्त ऐसा नहीं था कि मैं वहीं से बैठ के काम यहाँ कर लेता, और मैं मुंबई चला आया। और फिर मेरे फादर ने जिस दिन से उन्होंने हाँ की, वो दिन है और आज का दिन है, वो मेरे साथ खड़े हर फैसले में। दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, और वो उनके लिए अच्छा सोचते हैं। इसलिए कभी कभी हमें लगता, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने तजुर्बे से देख रहे होते हैं, लेकिन वो दुनिया के तजुर्बे से देख रहे होते हैं। तो मेरी जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, तो जितने भी इस उम्र के हैं जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को समझें और उनको सपोर्ट करें, हालांकि करते ही हैं। और जितने भी ऐसे लोग सुन रहे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, बच्चे हैं, तो वो भी अपने माँ बाप को समझें। वो गलत नहीं होते हैं, उनकी कुछ अपने खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, वो उसके बिहाफ पे वो देख रहे होते हैं। तो एक तालमेल करके और अपनी सोच और उनकी, उससे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ आसानियां पैदा होती हैं आपकी जर्नी, जो मेरे साथ हुई। फिर वो मेरे साथ खड़े हो गए, तो मुझे ऐसा लगा कि पूरा जहान मेरे साथ है, हाँ। जो हर बच्चे को लगता है। तो बस फिर ये था कि मैंने उनसे बाकायदा, उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैं मुंबई चला आया, और मुझे कोई काम आता ही नहीं था, और मैं तकरीबन 19.5 से 20 साल का था, कोई मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। और दूसरा काम, उन्होंने पैसे दिए और वो पैसे फिर आके हमने खर्च करने शुरू किए, फिर वो ख़त्म हो गए। फिर हमने झूठ बोला वालिद साहब को। आज मैं उनको बोलता हूँ कि अब्बा मैंने यहाँ झूठ बोला था आपसे, बोले मुझे पता था, लेकिन मुझे यकीन था तेरे पे कि अब तू बोल रहा है तो ठीक है, इस झूठ की इंतहा भी देखते हैं। तो खैर ये हुआ कि फिर ऊपर वाले ने लाज रख ली, और धीरे धीरे यहाँ कुछ काम मिलना शुरू हो गया। और आज मैं, ऐसे बहुत कुछ तीर नहीं मारे हैं मैंने, ये तो आपकी मॉडेस्टी है। नहीं, सच्चाई यही है कि अभी भी वो बहुत कुछ करना है जो नहीं मैं कर पाया हूँ। और ठीक है, लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी है, लोगों ने जो मेरा काम है वो अप्रिशिएट किया, सुना। और मैं बहुत इंडस्ट्री का भी, और जिन लोगों ने मुझे सुना, मोहब्बत दी, जो मेरी ऑडियंस है, क्योंकि वो लोग तो कभी गाए बगाए कहीं कोई मिल जाता है, अदरवाइज तो उन तक हमारी पहुंच नहीं होती। तो सबसे पहले इंडस्ट्री का बहुत शुक्रिया, और उसके बाद मेरे तमाम सुनने वालों का जिन्होंने मुझे प्यार दिया। मैं इन्हीं की वजह से पूछूँ, बस ऐसा कोई खास बहुत कुछ नहीं। कहना नहीं चाहिए, बट आई एम ग्लैड कि आपका दिल्ली का वो बिजनेस चला नहीं, वरना अभी मैं भी ये सोचता, उस वक्त मैं बहुत खफा था कि यार ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब ये लेकिन मैं भी, वरना तो कहीं वो मैं कपड़े के ट्रक हो रहा होता, पता नहीं क्या कर रहा होता। अच्छा, आप अब जब पता नहीं आपको याद हो गया, अब तो कितने साल हो गए, पर आपको पहली आपकी लिखावट याद है? अगर याद है तो 2 लाइनें बताएं, जो या कुछ भी जो आपको उस टाइम पे। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल कुछ चीज़ें सुनाऊंगा। पहले तो मैं वो सुनाऊंगा कि जब मैं यहाँ मुंबई आया, हाँ। और मैंने यहाँ देखा और नाकामी हाथ लगी। सबसे पहले तो कई साल तक मुझे लगा जाते ही यूँ उतरेंगे, और आप यकीन करें, मैं जब बॉम्बे आया था तो ऐसे ही, मतलब मायापुरी में पढ़ के और इंटरव्यू सुन के, हमने कभी बॉम्बे कोई आया नहीं, देखा नहीं। आप यकीन करें, मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बॉम्बे जो है, पूरा शहर एक फिल्म इंडस्ट्री होगा। और जैसे हम ट्रेन से उतरेंगे, बस चारों तरफ यहाँ प्रोड्यूसर, वहाँ डायरेक्टर, यहाँ एक्टर, वो फौरन काम मिलना शुरू हो जाएगा। यूं महीने 2 महीने में काम करके और पैसे ला के यहाँ बाबू जाएंगे। यहाँ से कुछ हुआ नहीं यार। मतलब मैं आया तो मैं बॉम्बे सेंट्रल ट्रेन ने छोड़ा, और मैं सोचिए, टैक्सी वाला ने मुझे मोहम्मद अली रोड छोड़ दिया। हाजी देव जी जगह है वहाँ पे एक गेस्ट हाउस था, उसने वहाँ छोड़ दिया। मुझे लगा भी सूटकेस रख के मैं उतरूँगा और इंडस्ट्री है बस, ये तमाम पता नहीं कहाँ कोई मिल जाएगा। वहाँ तो हफ्तों में आया गया, और मैं खाना खाता था नीचे उतर के, और फिर ऊपर चला आया था। यार कोई कहीं मिल ही नहीं रहा, कोई बड़ा मुश्किल था वो। ऐसा लगा कि कहीं गलत जगह आ गया, मतलब इंडस्ट्री का तो पता ही नहीं। 1 साल के बाद, अब तो खैर बहुत ईजी है, लोग एक्सेस भी बहुत ईजी है, आप मेल कर सकते हैं, और आप देख रहे हैं हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर खुद ही रील पे आके अपने बारे में बता रहा है कि मैं क्या। तब ऐसा नहीं था, तो बड़ा मुश्किल जॉब था। और 1 साल में तो मुझे ये पता चला कि फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है और कहाँ इसके ऑफिस है। 1 साल में, यानी एक बार मैं अपने जो पैसे लाया था वो ख़त्म करके घर चला गया, फिर 1-2 महीने घर रहा, फिर वापस अब्बा को जो है मनाया, फिर पैसे ले गया, वो ऐसे ही ख़त्म हो गया। इंडस्ट्री पता ही नहीं चली हमें ये है कहाँ, ऑफिस नहीं। आप अपनी लिखावट की बात करें। जी हाँ, तो मैं बीच में भूल जाता हूँ, तो आप जरा याद दिलाइए, मैं वो निकल जाता हूँ, क्योंकि वो
इस तरह की चीज़ें हैं कि ये कहना बड़ा आसान है, मैं बहुत आसानी से आज बैठ के यहाँ बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ अब जब आप थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं तो आप मुश्किलें भूल जाते हैं, ये एक इंसानी फितरत भी होती है। वरना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि वो मैं ही जानता हूँ, जब मैं वहाँ चला जाता हूँ तो आप यकीन करें यहाँ का भूल जाता हूँ। तो वो हाँ, जब वो नाकामियाँ हाथ लग रही थी तो उन दिनों मैंने 4 लाइनें लिखी थी और मैं हर इंटरव्यू में हर जगह ये लाइनें इसलिए नहीं बोलता कि कोई ये बहुत कमाल की बात मैंने लिख दी है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि इसमें एक सबक है, एक छोटा सा मुझे लगता है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि शायद कोई ये 4 लाइनें या 2 लाइनें वो सुन ले और इसको सबक की तरह ले ले, और जिस तरह मैं चल पड़ा और किसी तरफ आ गया तो शायद वो भी आ जाए। तो मैं इसलिए सुनाता हूँ। वो लाइनें मैंने खुद के लिए लिखी थी कि जिंदगी नाकामियों के नाम हो, जिंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम। बॉम्बे आने के बाद तो ये थी, वहाँ की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जब मैं वहाँ था मैंने राइटिंग शुरू की थी तो बड़ा मुश्किल लिखता था, फिर यहाँ आके पता चला कि मुश्किल चीज़ों की थोड़ा आगे बढ़ने में, क्योंकि मेरा एक्सेस नहीं था इतनी बड़ी दुनिया पे। मैं वो छोटे छोटे प्रोग्राम पढ़ता था, गिने चुने लोग होते थे, 5, 10, 25, 40, तो वो जानकार होते थे, तो इसलिए वो गाढ़ी चीज़ें मैंने सबसे पहले कुछ चीज़ सबसे पहले या उसके कुछ दिन बाद लिखी होगी कि क्या थी वो, कि तवाफ़े गर्दिशे या अय्याम है, रास्ता नहीं दिखता, बड़ा मुश्किल हुआ है लौट कर अब अपने घर जाना। तो ये वो शेर था जो बड़ा मुश्किल है, और क्योंकि उन दिनों मैं राइटिंग सीख रहा था, तो जब इंसान सीखता है तो वो उसके बहुत सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो फॉलो करता है। हाँ। तो मैं भी, मुझे लग रहा था कि नहीं शायरी ऐसी होती है, इतनी गाढ़ी करनी पड़ेगी और ये सब पैरामीटर्स सब, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर धीरे धीरे, और जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम उसकी सबसे भारी चीज़ें उठाते हैं इसलिए कि हम ये साबित करना चाहते हैं कि देखो हमें काम आ गया है। तो एक उसके पीछे का रीज़न ये भी होता है। लेकिन आसानी, आपके हर काम में आसानी होनी चाहिए, उसमें दोनों का फ़ायदा है। आप भी आसानी में रहते हैं और जो उस काम को देख रहा होता है या पढ़ रहा होता है या उसको फॉलो कर रहा होता है उसको भी आसानी होती है। जी और चलो, हमें आपकी जर्नी का पता चल गया, आप मुंबई आ गए, फिर आपने कुछ फिल्में की, बट 2008 में गुजारिश फिल्म आई जिसका गाना आया उड़ी, एंड आई थिंक दैट वाज 10 में। I think that was the breakthrough of your career. जी हाँ, वो फिल्म, उसके पहले मैं बता दूं कि जैसा मैंने बताया 1 साल तक तो हमें इंडस्ट्री नहीं मिली। हाँ। उसके बाद फिर इंडस्ट्री मिल गई और हम यहाँ करने लगे, तो गाने का काम मुझे बिल्कुल नहीं मिला जो मैं करने आया था, वो नहीं मिला। फिर मुझे मेरे कुछ दोस्त बन गए, उसमें एक दोस्त मेरा कोऑर्डिनेटर भी था, और तो उसने मैं शूटिंग देखने के लिए मैंने उससे रिक्वेस्ट की, वो मुझे लेके गया। तो उसने बोला तुम शूटिंग देखने आए तो कुछ पैसे भी चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल, मिल जाए तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक्स्ट्रा में जूनियर आर्टिस्ट जो होते हैं आप खड़े हो जाएं उनमें। तो फिर ये होता था कि उनमें खड़े मैं होता था, फिर एक टीवी सीरियल में वो करता था। तो कई जगह ऐसा हुआ कि डायलॉग बोलने वाले की ज़रूरत है, तो मैंने कहा मैं बोल सकता हूँ। तो मैंने कुछ छोटे छोटे रोल भी किए, तो मुझे एक्टिंग का कुछ काम मिलने लगा जो मुझे बिल्कुल नहीं करना था, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। तो शुरू में ये हुआ, फिर वहीं से करते करते मुझे टीवी का काम मिल गया, क्योंकि मैं जो मेरी पहचान बन रही थी वो टेलीविज़न में ही बन रही थी, फिल्मों का कोई बंदा मिल नहीं रहा था। तो ये हुआ कि मैंने टेलीविज़न लिखना शुरू किया और उसमें डायलॉग्स लिखता था। बहुत सारे काम मैंने ऐसे किए जिसमें नाम नहीं आता था, पैसे मिलते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी चीज़ की थी। नाम वाम तो मैंने बाद में देखा जाएगा। और उसके बाद फिर कुछ मुझे काम मिल गया जो नाम से भी आता था, और ये सिलसिला चलता रहा। उससे ये हुआ कि इनकम शुरू हो गई और आसानियाँ बढ़ गई। 2005 में मुझे पहली पिक्चर मिली जो 2006 में रिलीज हुई, जिसका नाम था कुड़ियों का है ज़माना, जो उस वक्त की, जी हाँ, उसमें काफ़ी सारे मल्टी स्टारर फिल्म थी, हमारे तो बहुत बड़ी फिल्म थी उस वक्त वो। और उसमें रेखा जी थी, महिमा चौधरी थी, वसुंधरा दास थी, कीम शर्मा थी, तो अस्मित पटेल उसमें हीरो थे। तो वो पहली फिल्म मिली और हमने फिर टीवी छोड़ी। वो टीम लिखना बहुत पड़ता था और वो लैपटॉप वगैरह था नहीं, तो उंगली में ना लिखते लिखते गड्ढा पड़ जाता था। और राइटिंग हम सीख भी रहे थे, टीवी हमने लिखना सीखा नहीं था। मैं तो गाने लिखना ही सीख के आया था और टीवी राइटिंग करनी पड़ती थी, तो बहुत स्लो उसका प्रोसेस था और बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो हमको लगा ये 4 लाइनें लिखना ज़्यादा अच्छा ईजी है,
तो हमने वो ये जब फिल्म मिली तो हमको लगा अब तो जो है वो फिल्मों की लाइन लग जाएगी और टीवी छोड़ो, ये तो एकदम गधा मजदूरी है, बहुत लिखना पड़ता है, 8-8 घंटे आप एपिसोड लिख रहे हैं। तो उसी दिन हमने जो है कसम उठा ली कि नहीं अब तो ये लिखना ही नहीं भाई, अगर इतनी मजदूरी करनी है और इतनी मेहनत करनी तो फिर बाप के यहाँ खेती है, जमीन है, वहीं चले, फिर यहाँ क्यों आए, यहाँ तो आसानी से कुछ करने आए थे। खैर वो छोड़ दिया और मैंने कहा लाइन लग जाएगी और काम मिला ही नहीं, फिर गाने वाने का कुछ नहीं मिला भी तो कुछ पैसे भी नहीं मिल रहे और बड़े पछताए हम फिर कि यार ये तो अच्छा खासा चल रहा था, वो भी छोड़ दिया। खैर लेकिन फिर मैं टीवी मैंने नहीं लिखा, फिर मैं जैसे तैसे करके जो मिल रहा था उसी में एडजस्ट करके और मैं एक टारगेट बना के मैं फिल्मों में ही लगा रहा, जो भी मिल रहा था करता रहा। फिर फाइनली 2009 में, हालांकि मेरी मुलाकात संजय लीला भंसाली जी से 2007 में हुई थी, इस्माइल दरबार जी ने मेरी मुलाकात कराई थी, तो सांवरिया के वक्त, तो सांवरिया तो मैं नहीं कर पाया, वो किन्हीं वजहों से वो नहीं हो पाई चीज़ें। और फिर 2009 में 9 का लास्ट तक ज़्यादा पिक्चर शुरू हो चुकी थी गुजारिश, और फिर से उन्होंने मुझे, संजय जी ने मुझे बुलाया और वापस मुझे उन्होंने वो फिल्म दी गुजारिश। उसके बाद फिर वो गाना जो उड़ी था वो, और उसमें गाना था आप लोगों को पता नहीं याद है तो नहीं, वो गाना था तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ। तो वो राइटिंग एक्चुअल मैं उस तरह की राइटिंग करने का मेरा स्टाइल था और मैं वो कर रहा था। और ये मुखड़ा आप यकीन करें, ये मैं आज बता रहा हूँ, मैंने कहीं बोला नहीं कि वो मुखड़ा मैंने इस फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को ये 3-4 साल में, मैंने उसके ही पहले लिखा था, मैं बॉम्बे आने के बाद ही लिखा था, लेकिन कोई सिचुएशनल नहीं था, ऐसे ही मैं उन दिनों लिख के बहुत चीज़ें स्टॉक करता रहता था कि कभी कहीं काम आएंगी। तो ये वो मुखड़ा था और मैंने ये सर को सुनाया और इसके पहले मैंने बहुत लोगों को सुनाया था, किसी को नहीं समझ आया, किसी ने लिया ही नहीं। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि ये कोई राइटिंग है क्या, इतने छिड़क रहे हो आप, ये सब कुछ लिखें गाना, क्योंकि उन दिनों दिल जिगर गुर्दा फेफड़ा ये सब बहुत चल रहा था राइटिंग। हम ये वो अतर लेके आ गए तो थोड़ा सा मुश्किल भी था। खैर एनीवे, मैं यहाँ संजय जी को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने ये राइटिंग समझी और इसको ली, और आप यकीन करें कि इस गाने से मुझे बड़ा अप्रिशिएशन मिला और मैं अवार्ड्स में नॉमिनेट हो गया पहली पिक्चर पे। उन दिनों वो नॉमिनेट हुए थे, गुलजार साहब, उनका अवार्ड भी मिला था, दिल तो बच्चा है उनका बहुत खूबसूरत गाना था। तो खैर कुल मिला के ये हुआ कि मुझे बड़ा अप्रिशिएशन मिला और मुझे लोगों ने मेरी तारीफ़ की, और इत्तेफाक से वो गाने बहुत यूँ कह लीजिए कोई ऐसा बहुत सुपर डुपर हिट तो नहीं हुए थे, लेकिन मुझे बड़ा अप्रिशिएशन मिल गया था, तो उससे मेरे लिए बहुत चीज़ें आसान हो गई फिल्म इंडस्ट्री में, और मुझे फिल्में मिलने लगी, वो फिल्में जिनमें पैसा भी था और जिनके गाने लोगों तक पहुंचते भी थे, और बस वो काम मिलना शुरू हो गया। और संजय जी के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग हो गई, क्योंकि मेरी उनके साथ पहली फिल्म थी और उनकी एज ए कंपोज़र पहले साथ एक अच्छा बॉन्ड हो गया, और उनको मेरा काम पसंद आया और वो हम फिर कंटिन्यू करने लगे, तो चीज़ें सब ठीक हो गई। फिर और भी बाहर मिलने लगे काम, तो आसान हो गया। आपने संजय लीला भंसाली जी का जिक्र किया, नीमा आई थिंक वर्क द मोस्ट विद हिम। जी नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने उनके साथ 8 फिल्में की होंगी। हाँ। ऐसे मैंने फिल्में की हैं 54 फिल्म्स हो गई मेरे। हाँ, बट मेजरली सोचिए उनके साथ मैंने बाहर मैंने कितना काम किया, लेकिन वो काम बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा। जी जी, बट व्हाट यू वर्क विद संजय जी वाज एक्सेप्शनल, राइट फ्रॉम बिनते दिल, आयर, जी जी, या फिर हीरा मंडी की बात कर लो। जी। तो व्हाट मेक्स संजय लीला भंसाली, या मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहती थी, ऐसा क्या था उनमें कि उन्होंने आपके राइट इमोशंस को ट्रिगर करके आपसे वो निकलवाया? नहीं देखिए, जैसा कि ये निकलवाने की बात तो बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि ये मेरा पहला लिखा हुआ मुखड़ा था। हाँ, और इसमें निकलवाने की बात नहीं है, बट टू आइडेंटिफाई करना वो भी किसी में समझ नहीं होती। बिल्कुल। और इस फिल्म में जो मेरी एंट्री हुई थी, मैं बता दूं आपको, इस गाने से नहीं हुई थी, इसके पहले एक और गाना था इस पिक्चर में जो के साहब ने गाया था। यहाँ हम सब उनको याद करें और उनके लिए दुआएं करें कि वो अच्छी बनाए। के साहब ने गाना गाया था, वो गाने की राइटिंग संजय जी को बहुत पसंद आई थी, और वही मेरा पहला लिखा हुआ गाना था। वो गाने के बोल थे कि जाने किसके ख्वाब तकिए के नीचे रात रख के जाती है, हालांकि नींद नहीं आती है। तो वो संजय जी को बहुत पसंद आता, क्योंकि उनकी फिल्म में उनका कैरेक्टर वैसा था, जो हीरो था, कि उसको इंजेक्शन देने पड़ते थे सुलाने के लिए। बहरहाल वो
यूँ कह लीजिए कि मेरा नसीब था वो या उनकी सिचुएशन थी, बहरहाल जो भी था, यूँ हुआ कि उनको वो गाना बहुत पसंद आया और वो गाना उन्होंने पहले वो लिया और फिर उसके बाद तो उनको उस तरह की राइटिंग वो बड़ी पसंद आई थी। और उसके भी पहले मैं ये भी बात शायद मैं पहली बार ही बोल रहा हूँ कि उसके भी पहले जब मैं उनसे 2007 में मिला था, जब सांवरिया बन रही थी, तब मेरी एक्चुअली उनसे मुलाकात हुई थी और मैंने एक गाना लिखा था, इस्माइल जी ने उनको वो गाना सुनाया था, वो गाना उनको पसंद आया था और उसकी वजह से उन्होंने मुझे बुलाया था और फिर हमारा काम नहीं हो सका, वो अलग बात है। और वो गाना कभी कहीं आज तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। क्या बोलते हैं उसका? जी नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इसलिए मैं बता देता, अब वो गाना फाइनली रिकॉर्ड हुआ है, वो फिल्म में आ रहा है, तो फिर हम उस पर बाद में बात करेंगे। अभी मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि देखिए अब वो गाना मेरी चीज़ रहा नहीं, वो दूसरे की प्रॉपर्टी है, तो मैं उसे रिलीज से पहले या वक्त से पहले या उनकी परमिशन के पहले मैं उसको बताना या बेहतर नहीं समझता। क्योंकि देखिए फिल्म जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ है, फिल्म के लिए गाने होते हैं, गानों के लिए फिल्म नहीं होती, तो इसलिए वो सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। हाँ, तो आप कह रहे थे कि सांवरिया के वक्त आप उनसे मिले थे और आपने उन्हें जी हाँ जी। हाँ। तो उसके बाद फिर ये दूसरा गाना उन्होंने ये लिया, तेरा जिक्र है या इत्र है, तो वो लिया। और तीसरा गाना फिर मैंने उनका लिखा उड़ी। हाँ। और चौथा गाना फिर उन्होंने मुझे कहा कि टाइटल ट्रैक लिखना है फिल्म का, मैंने वो किया। फिर उसके बाद और भी उसमें 1-2 गाने, तो वो हमने किया। और ऐसे करते करते मुझे मेरा पहले एक ही गाना था, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, और वो करते करते मुझे पिक्चर मिल गई और फाइनली मैं लॉन्च हो गया, यूँ कह लीजिए। और जिस पिक्चर की मुझे तलाश थी और मैं यूँ कह लीजिए यहाँ करने आया था, वो इत्तेफाक से मिल गई। सर, you are from the industry. मेरी पर्सनल समझ के लिए एक गाने की राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है? देखिए गाने की राइटिंग का प्रोसेस मैं यहाँ बहुत ही साफ दिली से काम लूँगा। ऐसे तो देखिए हमें लिखना सीखना चाहिए, जो राइटिंग के पैरामीटर्स हैं वो हमें आने चाहिए। भले ज़रूरी नहीं कि आप वो सब सीख के शायरी ही करें, भाई बहुत गाढ़ी चीज़ें लिखें, लेकिन जब आप बहुत भारी काम जानते हैं तो फिर हल्का आप आराम से कर लेते हैं। और एज ए राइटर अभी हम बैठ के बाहर डिस्कस कर रहे थे, वो यही था कि हमारे दोस्त कह रहे थे कि साहब थोड़ा सा ज़बान जो है वो अभी ठीक नहीं है और लोग जानते नहीं हैं, थोड़ा सा मतलब अंग्रेज़ी ज़्यादा आ गई है, लिखना पढ़ना चूँकि उसी में हो रहा है। तो उनकी बात भी किसी हद तक सही थी कि अच्छी जो है ज़बान हम नहीं जानते, ना हिंदी प्रॉपर आती है ना उर्दू प्रॉपर आती है। तो बिल्कुल ऐसा है और उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जैसे जैसे दुनिया बदलती है वैसे वैसे हम भी बदलते हैं, लेकिन जब हम किसी काम को करते हैं, जब हम उसे अपना प्रोफेशन बना लेते हैं और हम एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के वो काम कर रहे होते हैं, तब हमें सीखना ज़रूरी है। तो अगर किसी का बच्चा जो है या आने वाली नस्लें अगर वो गाने नहीं लिख रही, तो मैं उनको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको बहुत अच्छी हिंदी आनी चाहिए, बहुत अच्छी उर्दू आनी चाहिए, शायरी के पैरामीटर बिल्कुल नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं, आपको जितनी आती जितने से काम चल रहा है उनको ठीक है। लेकिन अगर वो बच्चा कल बड़ा होकर गाने लिखेगा और वो शायरी लिखेगा या राइटिंग करेगा, तो उसको फिर वो सीखना बहुत ज़रूरी है, उसको वो आना चाहिए। तो हम यहाँ थे कि हमें एक तो काम सीखना चाहिए, दूसरा ये जो फिल्म का हमारा मीडियम है ये ऐसा है, चूंकि हमारा काम वो आदमी वेरीफाई करता है जो वो काम नहीं जानता, है ना। जो स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट फाइनल करता है वो स्क्रिप्ट लिखना नहीं जानता, वरना वो खुद ही लिखेगा। अच्छा, जो गाने फाइनल करता है वो गाने लिखना नहीं जानता, तो ये इसमें आपका किया हुआ सब आपका सीखा सिखाया सब जीरो हो जाता है। हाँ, मतलब उसके सामने जाके आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको तो सीखना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा पैरामीटर है मेरे ख्याल से वही है कि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, आपकी चीज़ उसने वेरीफाई कर दी, उसको समझ आ गई, बस उतना ही है। अब जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, आप उनको शॉर्टलिस्ट कीजिए और उनके हिसाब से चीज़ें करिए। उनको पसंद आ गई तो आप कामयाब हो गए, उनको नहीं पसंद आई तो बाकी लोगों तक तो वो बाद में पहुँचे। अब ये तेरा जिक्र इत्र है, ये इंडस्ट्री ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने किया, लेकिन ये कब किया? जब एक आदमी ने उसको लेके पेश कर दिया, उसके बाद किया, पहले किसी ने नहीं किया। और ना पहले कोई कर पाता। भी एक ऑडियंस को किसी को पसंद आएगा वो बेचारा क्या करेगा, या किसी एक मेरे दोस्त को बहुत पसंद आ जाए, यार क्या कमाल की चीज लिख दी, लेकिन वो तो जीरो है। खैर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप राइटिंग ना सीखें, आपको राइटिंग सीखनी चाहिए और उसका जो प्रोसेस है बेहतर से बेहतर राइटिंग करने का वो आपको आना चाहिए। फिर कोई आपसे कितना ही बुरा काम कराए,
लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में ये तो रहता है कि नहीं, मैं इससे अच्छा जानता हूँ और मुझे कल अगर मौका मिलेगा तो मैं इससे बेहतर काम कर सकता हूँ और करूँगा। तो इतना काम हमें सीखना चाहिए और हमें आना चाहिए। हमारे जो आसपास कोई इस तरह के टीचर्स होते हैं वो हमें ढूंढने चाहिए। उससे दो फायदे हैं कि एक तो जो इस तरह का लोग काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं राइटिंग, एक तो उनको भी काम मिलता है और दूसरा उनसे उनके पास जो है, क्योंकि दुनिया का कोई भी चमत्कार जो होता है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वही लोग सिखाते हैं जो कामयाब नहीं हो पाए। ऐसा हमें कभी कभी हम बहुत हल्के में लेते हैं सिखाने वाले, जो सिखाने वाले होते हैं। अरे यार, जो AM तुराज है उसने बड़ी पिक्चरें कर ली, इरशाद कामिल है उसने बड़ी पिक्चरें कर ली, या जावेद अख्तर साहब ने बड़ी फिल्में की, या गुलजार साहब कमाल के, उनसे ही सीखूंगा तो मैं बहुत कमाल सीखूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो लोग सिखा रहे हैं उन्होंने अपना उसको अटेंशन दिया है, अपना कॉन्सेंट्रेशन वहां लगाया, तो वो उसमें बहुत बेहतर है, इसलिए उनसे दूसरा काम छूट गया। मैंने या जितने लोगों के मैंने नाम गिनाए हैं उन्होंने इस पे लगाया कि हम जिसके लिए काम करने आए हैं और जिसके साथ काम कर रहे हैं उसे कितना सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने काम से, तो हम वहां बढ़ गए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो उन लोगों से काम सीखना बहुत जरूरी है। चाहे वो राइटिंग हालांकि सिखाई नहीं जा सकती, कुछ लोगों का इसमें यह भी मानना है, मेरा भी है, कि जो क्रिएशन है वो सीखा नहीं जा सकता, लेकिन उसका भी एक क्राफ्ट होता है, एक क्राफ्ट उसका भी होता है और उसका एक फॉर्मेट होता है। तो वो तो हमको बिल्कुल सीखना चाहिए। हाँ, अब उस क्राफ्ट में पहुंच के आप कितना बेहतर कर सकते हैं या कितना बेहतर कर रहे हैं या कितना खराब करते हैं या कितना खराब कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। वो पर्सन टू पर्सन जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर आदमी की क्रिएटिविटी ऊपर वाले ने बिल्कुल डिफरेंट रखी है। वो किसी दो लोगों की भी एक जैसी नहीं हो सकती। तो बस यही प्रोसेस, हम बहुत लंबे निकल गए एक्चुअली, यही प्रोसेस है। हाँ, मैं समझ गई। आपने सीखने की बात की थी और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो राइटिंग सीखना चाहते हैं। कोई ऐसी 3 किताबें हैं जो आप सजेस्ट या रेकमेंड करना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं उसे ज़रूर पढ़नी चाहिए? देखिए, मैं सच बताऊं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल भी ऐसी मेरे पास कोई 3 किताबें नहीं हैं, ना मैंने बिल्कुल वो 3 किताबें पढ़ी हैं। मैंने ऐसे बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन पर्टिकुलर ये सोच के कि ये 3 किताबें मुझे कमाल कर देंगी या कोई सीख देंगी। जी बिल्कुल। देखिए किताबें, देखिए फिर वही बात आती है कि किताबें जो हैं वो जिसने भी लिखी है, राइटिंग जो है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जितना वो जानता है, कोई भी इंसान हो इस दुनिया का, कोई भी क्रिएटर, उसने बहुत कमाल किया है और उससे बेहतर वो नहीं कर सकता था, तो वो भी एक कमाल है। अब वो आपके लिए कितना कमाल है, आप किस दिशा में उसको देख रहे हैं या आप किस दिशा में उसके साथ जाना चाहते हैं, वो एक अलग चीज है। तो जितने भी राइटर हैं, मैं तो कहता हूं सबको पढ़िए, आपको वहां से कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी राइटर को पढ़ें, चाहे वो आपकी नजर में अच्छा राइटर हो या ना हो, वहां से भी आपको कुछ मिलेगा। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो ये तो जरूर मिलेगा, ये मुझे नहीं लिखना, तो इतना तो मिनिमम कॉज है, तो इतना तो आपको मिलेगा। तो देखिए, क्रिएशन का कोई पैरामीटर इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि हर जो जहन है, हर क्रिएटिव जहन है बिल्कुल अलग है, किसी दूसरे जैसा हो ही नहीं सकता। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो क्रिएशन है, खासतौर से हम राइटिंग की बात करते हैं, हम राइटिंग को बिल्कुल जज नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ उसके पैरामीटर हम जज कर सकते हैं कि भाई ये मिसरा बहर में नहीं है, इसमें रदीफ नहीं है, इसमें काफिया नहीं है, इसमें ख्याल नहीं है, या ख्याल बहुत अलग है। लेकिन बस वही हम पैरामीटर देख सकते हैं, ख्याल कितना बड़ा है और क्या है। हो सकता है कभी कभी ऐसे बहुत सारे आपका क्रिएशन होता है, बहुत सारी राइटिंग ऐसी होती जो आपको पता है। अब मैं अपनी बहुत ही रियल बात बताता हूँ। मैंने अब से 2-4 साल पहले एक शेर लिखा। शेर था कि मेरी तकलीफ, मेरा गम, मेरा सदमा पता चलता, कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। अब मैंने ये लिख दिया, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास ना कोई ऐसी तकलीफ थी जिससे मैं इतना दुखी था, ना कोई ऐसा सदमा था, ना कोई ऐसा गम था। हाँ, और वो मैंने जब शेर लिख लिया तो मैं बैठ के सोच रहा था, सोचिए कभी कभी हमारा खुद का लिखा हुआ खुद पे बहुत दिन के बाद खुलता है, तो जब मेरा लिखा हुआ मेरे पे बहुत दिन के बाद खुल रहा है, तो फिर सामने वाले पे कैसे अभी खुल जाएगा। खैर, अब मैं बताता हूं कि मैं सोच रहा था कि यार मैं तो इतनी तकलीफों में हुई नहीं, ये शेर कैसे लिख दिया मैंने, इसका क्या मतलब है। ये लिख तो दिया मैंने, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये क्यों आया और ये कैसे। यानी शेर, वो मेरी लाइनें मेरे ऊपर खुलना। फिर उसके बाद 2024 की जनवरी में
25 की जनवरी में मेरी माँ की डेथ हुई, और वो लम्हा हर इंसान के लिए, हर इंसान को इससे गुजरना है, और हर इंसान के लिए उतना ही दर्द होगा जितना मुझे हुआ। इससे पहले मुझे इतना दर्द कभी था नहीं। वो जो मुझे दर्द मिला, फिर मुझे पता चला कि ये शेर मैंने इसलिए लिखा था। तो सोचिए, वो शेर पहला आ गया और मतलब बाद में खुला। तो जब कोई चीज मेरे ऊपर ही नहीं खुली, तो वो किसी जावेद अख्तर के ऊपर या किसी गुलजार साहब के ऊपर या किसी दूसरे राइटर के ऊपर जो मुझे जज कर रहा है, मुझसे बड़ा है, तो उसके ऊपर कैसे अभी खुल जाएगी। खैर, ये एग्जाम्पल था, हो सकता है, ये मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है कि कोई इतना इंटेलिजेंट हो और इतना टैलेंटेड हो कि उस पर वो चीज़ खुल भी जाए, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं यहाँ जो भी बोल रहा हूँ, क्या है कि मैं कभी कोई चीज़ बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं, वो उस पर एतराज़ कर देते हैं। तो इसलिए मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरा ऐसा मानना है। बाकी दूसरा पहलू भी किसी का हो सकता है जो मुझे नहीं पता। पर इस पर क्या मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ कि आपके 3 पर्सनल फेवरेट, पर्सनल कह रही हूँ आपको मैं, पर्सनल फेवरेट राइटर्स कौन? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। अगर हम फिल्मों के एतबार से बोले, हाँ। मैं नंबर 1 पे आनंद बख्शी साहब को रखता हूँ, क्योंकि उन्होंने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जितना फिल्मी क्राफ्ट को मैं जानता हूँ, उन्होंने फिल्मी राइटिंग के साथ साथ, मतलब गीतकारी के साथ साथ, उन्होंने गीतों में अपने स्क्रीन प्ले भी लिखा है। तो वो फिल्मों के एतबार से बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं कि जो और दूसरे राइटर हैं वो उन्होंने कोई कम लिखा, नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो फिल्मी राइटिंग की है, फिल्मी राइटिंग, वो किसी और ने नहीं की। नंबर 2 पे मैं रखता हूँ साहिर साहब को। वो इसलिए रखता हूँ कि उन्होंने, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है किसी और का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने फिल्मी गीतकारी में जो शायरी रखी है, वो उन्होंने ज़ोरे खिताबत, यानी ज़ोरे खिताबत कहते हैं कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपकी बात चलती है, तो उस हक का भी आदमी फ़ायदा उठा लेता है। उन्होंने वैसे रखी हो, या प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पता नहीं चला कि कितनी शायरी उन्होंने घुसेड़ दी इसमें, वो बहरहाल जैसे भी हुई, लेकिन उन्होंने शायरी उसमें बहुत ज़्यादा रखी। उनको मैं नंबर 2 पे इसलिए रखता हूँ। बाकी पूरी दुनिया, मुझे मिला के पूरी दुनिया जो है वो मेरे हिसाब से नंबर 3 पे आती है राइटिंग के हिसाब से। जितनी दुनिया मैं जानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि और भी बहुत बड़े बड़े राइटर हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सब नंबर 3 पे आए, कोई इसमें बुरा मान जाए, बिल्कुल नहीं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिल्मी राइटिंग जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझता हूँ, मैं भी कुछ सालों से काम कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पहले बहुत अच्छे लोग काम कर रहे थे, आज भी बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, और जिस दिन मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, मेरे बाद भी ये दुनिया, ये इंडस्ट्री इसी तरह चलती रहेगी और बहुत अच्छे लोग काम करते रहेंगे। फ्रॉम दिस, अगर हम बॉलीवुड की बात करें, तो अक्सर जब भी मैं इंटरव्यूज लेती हूँ तो मैं लोगों से ये सवाल पूछती हूँ और बहुत सारी कहानियाँ पता चलती हैं। आपको कभी कोई वियर्ड ब्रीफ मिला है, बहुत ही ऊटपटांग की, ये ऐसा गाना बना? कभी, रोज मिलता है। रोज इन द सेंस के मैं, देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा काम मिलता भी नहीं है और मैं करता भी नहीं हूँ, दोनों बातें। तो बहुत ज़्यादा काम तो मेरा आता नहीं है, 1 साल में 1 आध फिल्म आती है, लेकिन जब भी आती है हर जगह ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो मैं उनको बुरा नहीं मानता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जो डायरेक्टर होता है, अमूमन अक्सर वही हमको ब्रीफ करता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ होता है। फिल्म बहुत आसान काम नहीं है, फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है। हम सिर्फ उसमें एक छोटा सा पार्ट होते हैं, हम उस छोटे से पार्ट के एंगल से बड़ी सी फिल्म को देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है ये कुछ गलत बात कर रहा है, और वो करता भी है। ऐसा नहीं कि वो गलत बातें नहीं वो करता है, और खूब दिल खोल के भी करता है, लेकिन हम उसे ऐसे देखें कि वो बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ होता है। वो स्क्रिप्ट देख रहा होता है, वो म्यूज़िक देख रहा होता है, वो गाने देख रहा होता है, वो एक्टिंग देख रहा होता है, फिर उसके बाद वो एडिटिंग देख रहा होता है, फिर वो रिलीज भी देख रहा होता है, क्योंकि अगली पिक्चर उसे भी करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता है, तो बहुत सारी जगह इस तरह की ऑकवर्ड जो हमें लगता है कि बिल्कुल, आप यूँ समझिए कि तन बदन में आग लग जाती है कहीं तो इस तरह। नहीं, एग्जाम्पल मैं दूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, वो बुरा मान जाते हैं। नाम मत लीजिए, बस कहानी तो सुना सकते। नहीं, वो समझ जाएगा, फिर मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो समझ जाएगा, और फिर वो कल जो है हो सकता है फिर बुला के काम ना दे, यार ये आदमी तो अजीब बातें करता है। खैर, जोक्स अपार्ट, बट ऐसा होता है, और ये मतलब ऐसी कोई बताने जैसी चीज़ नहीं है। ये हमारे काम का, दुनिया के हर काम में
देखिए ये जो सोसाइटी है, जो सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का हो, चाहे वो किसी दूसरी इंडस्ट्री का हो, हर सिस्टम जो है वो अच्छाई से बुराई से मिलजुल के बनता है। वो कोई भी सिस्टम प्योर नहीं होता और कोई चीज़ प्योर हो ही नहीं सकती। हम खुद एज ए इंसान, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपने आप को सबसे बड़ा आला तरीन मान रहा हूँ और मैं बहुत प्योर हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल प्योर नहीं हैं और मेरे खुद के जिस्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस बहुत बड़ी प्योरिटी को डिजर्व ही नहीं करती हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ। तो इसलिए बता के कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा मैम ने कहा कि मैं नाम नहीं बताऊं, लेकिन फिर भी वो तो समझ ही जाएगा ना, उसने ये बात बोली है तो वो समझ जाएगा और फिर वो बुला के, या क्योंकि आज के पहले ज़माने जैसे जावेद साहब वो अपना एक शो करते हैं तो वो किस्से बताते हैं। हाँ। तो मेरे पास भी ऑफर आया कि इस तरह का शोज करते हैं और आप किससे बताएं। मैंने कहा देखिए जावेद साहब के ज़माने में जो लोग काम करते थे तो आधे से ज़्यादा लोग रहे नहीं, तो आप जो चाहे बोल दीजिए। दूसरी बात, जो रहे वो उस टाइम के लोग हैं। उस वक्त क्या था, सहन करने की ताकतें थी हमारे अंदर, और वो ऐसा नहीं कि वो आज भी वही ताकतें हैं लोगों में, वैसे ही टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन हमारे होता है वो सिस्टम बदलता है। इस दुनिया का जो सिस्टम है या ये दुनिया जो चलती है ये अदलाव बदलाव से ही चलती है और ये बदलती रहती है। तो अब वो चीज़ें बदल गई, अब लोगों में ऐसा रहा नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने, जो मेरे पास लोग आए थे ये ऑफर लेकर, मैंने उनको यही कहा कि अब ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल उस दिन होगा जिस दिन मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, फिर मैं कुछ भी बता सकता हूँ। तो अब मैं यही काम कर रहा हूँ, चूँकि मुझे भी, मेरे पास भी कोई घर पे ना कोई मेरी फैक्ट्री है, ना कोई मेरे पास मील लगा हुआ है, यही काम है और इसी इंडस्ट्री में मुझे काम करना है। और अब हम इस पोजीशन में भी नहीं रहे कि हम दूसरा काम कर सकें, हम कर ही नहीं सकते, हमें आता ही नहीं। और अब इतनी उम्र हो गई है और फिर आगे अब हम क्या ही करेंगे, और जाहिर सी बात है अब हम कुछ करना भी नहीं चाहेंगे। तो अब मैं अब्बा से हमेशा कहता हूँ, मैं जब जाता हूँ उनके पास तो मैं कहता हूँ, मैंने देखिए क्या काम दिया ऊपर वाले ने, 4 लाइनें लिखनी है। और वो भी जब हम ये बोलते हैं किसी को कि थोड़ा टाइम लूँगा, तो वो ज़्यादा खुश होता है कि बहुत अच्छा लिखेगा, हालांकि वो चीज़ उसी टाइम में आती है जितने टाइम में उसको आना होता है। तो लेकिन फिर भी, और ऐसा होता भी है जब किसी क्रिएशन को आप टाइम लेके करते हैं और उसमें आपकी ईमानदारी कि आप उसे कितना अच्छे से कर रहे हैं और फिर बार बार करते हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ें अच्छी होती हैं। और हाँ, तो हम कहाँ थे, हम कहीं और नहीं, मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ कि आपने इतने तरीके के गाने लिखे हैं जी, आपकी प्रेरणा कहाँ से आपको आती है? फिल्म अब से। इसमें बहुत सारे, आप फिर कहोगे कि प्रेरणा क्या है, सब्जेक्टिव है ना? जी, पर आपको कैसे आती है? जी मैं बताता हूँ, मैं पानी पी सकता हूँ। बिल्कुल। देखिए इसमें मैं सच बताऊँ, इसमें पहला फैक्टर तो ये है जो वाकई बिल्कुल ईमानदारी से मैं बताऊँगा कि अब हमारा जो दिमाग है, मैं अगर मेरी बात करूँ, इसमें मैं ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये मैं मेरी कर रहा हूँ और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। एक तो मेरा जो दिमाग है वो कंडीशन हो चुका है लिखने के लिए। इस ऊपर वाले ने इंसान एक ऐसी डिवाइस बनाई जिसका कोई कमाल, मतलब आप गिनवा ही नहीं सकते। और उसमें सबसे बड़ा कमाल जो है वो ये जो यहाँ लगा है, आपका हेड, आपका दिमाग जो होता है, ये कंडीशन हो जाता है। अब जिस तरफ चाहे इसको लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि मैं अब कंडीशन हो चुका हूँ, आप मुझे जो कहिए मैं लिखना शुरू कर दूँगा। भले ही वो अच्छा लिखूँ या बुरा लिखूँ, लेकिन उस दिशा में ये फौरन सोचना शुरू कर देंगे। दूसरा, फिल्मी राइटिंग में अगर हम बात करें तो सिचुएशनल है, सामने हमें सिचुएशन मिलती है, रेयर ऑफ द रेयर है। जैसे संजय जी के यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ इस बात को, इसको यहीं से शुरू करेंगे, इस बात को रोके कि संजय जी ने 80% मेरा वो काम लिया जो मैंने पहले लिख के रखा हुआ है, मैं लिख लेता हूँ, वो उनके हिसाब से नहीं है। उन्होंने बस जैसे हमेशा उनका ये है, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और इस तरह हर डायरेक्टर को करना चाहिए। वो जब भी मैं उनसे मिलता हूँ वो मुझसे पूछते हैं कि तुमने क्या लिखा, और इतने दिन के बाद तुम मिले हो तो तुमने बेहतर शायरी, पोइट्री, गीतकारी क्या की है, मुझे वो सुनाओ। तो वो सुनते हैं, और वो सुनने के बाद फिर कोई चीज़ उनको अच्छी लगती है तो वो उसको फिल्म में डालते हैं। क्योंकि 2 घंटे की फिल्म में एक गाना 3 मिनट का एडजस्ट हो सकता है, 3 मिनट के गाने में 3.5 घंटे की पिक्चर एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, जो लोग ध्यान नहीं देते इन चीज़ों में। खैर, सबका अपना तरीका है। तो हम कहाँ थे? आप हमें बता रहे थे, आप भी भूल गए। हाँ,
प्रेरणा, हाँ फिल्मों से। हाँ जी जी, तो सिचुएशनल होती है चीजें, हाँ। बहुत सारी चीजें लोग बता देते हैं और वहीं से लफ्ज निकल आते हैं, वहीं से ख्याल भी निकल आता है। और दूसरा ये कि मैंने शायरी को बहुत वक्त दिया, ईमानदारी की मैं बात बता रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में दूसरा कुछ काम किया ही नहीं। जब से मैं काम करने काबिल हुआ, मैंने शायरी के अलावा कुछ किया ही नहीं। मैंने पढ़ा है, मैंने लिखा है, मैंने देखा है, क्योंकि अब तो हम शायरी देख भी सकते हैं, वीडियो का ज़माना है, तो मैंने इसी को वक्त दिया है। तो एक इसका भी बड़ा अहम रोल है मेरी गीतकारी में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शायर ज़रूरी नहीं है, देखिए शायरी और गीतकारी दोनों मेरे हिसाब से अलग क्राफ्ट है, लेकिन अगर आप शायर भी हैं और गीतकारी कर रहे हैं तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपको। हालांकि अगर आप शायर नहीं है तो भी आप गीतकारी कर सकते हैं, गीतकारी चूँकि बिल्कुल अलग क्राफ्ट है। तो मेरा जितने भी गीतकार हैं और इस तरह के राइटर हैं, उनको सीखनी चाहिए शायरी। उससे बहुत, सबसे पहले तो जब आप शायरी की तरफ जाते हैं तो आप शायरी चूँकि नंबर 1 से लेके नंबर 10 या करोड़ जितने भी नंबर आप बढ़ा लें, शायरी सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का नाम है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि दुनिया की कोई भी तरक्की मोहब्बत के बिना मुमकिन नहीं है। तो शायरी आपको उस तरफ लेके जाती है, मोहब्बत की तरफ लेके जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका ये है। और गाने जो होते हैं, 90% गाने प्यार मोहब्बत के ही होते हैं। एक आध कुछ हुआ, वो कुछ हो गए, जैसा अभी कुछ गाने चलते हैं, तो एक आध गाना कोई हुआ, ऐसा हुआ, तो फिर उसे आप लिख ही लेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है जब आप उस तरफ राग़िब हो जाते हैं, उस तरफ चल पड़ते हैं, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और बस यही 3-4 चीज़ें हैं और फिर मिलके बेहतरीन गाना बन जाता है मेरे हिसाब से। तो यही बहुत सुंदर। पर सबसे मुश्किल आपके हिसाब से कौन सा गाना था आपके लिए लिखना? सच बताऊं तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे लिए। चीज़ें ऐसे ही, ऐसा नहीं है बिल्कुल ऊपर वाला यूँ आता है, वो बोलता दरवाज़ा खोलो और पकड़ा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी गाने मुश्किल हैं, क्योंकि कोई भी क्रिएशन आसान नहीं होता। ये तो हम, जैसा मैंने बताया कि हमने इतनी मेहनतें कर ली हैं, उसके पीछे कंडीशन हो गए हैं, सिचुएशन मिल जाती हैं और मौके भी आसानी से मिल जाते हैं। मौका मिलना भी बहुत बड़ी बात है, मौके भी आसानी से मिल रहे हैं, ऊपर वाले का करम है, लोगों की मोहब्बत है। अदरवाइज बहुत मुश्किल है कोई भी क्रिएशन करना, और फिल्मी गाना लिखना तो बहुत मुश्किल है अगर सिचुएशन पे लिखा जाए, क्योंकि उसमें आप बहुत जगह बन जाते हैं। जैसे जब मैं गज़ल लिखता हूँ तो मेरे पास कोई होता ही नहीं सामने, जो मुझे अच्छा लगता है, जो बहर में डिसाइड करता हूँ, जो मीटर में डिसाइड करता हूँ वो मीटर होता है, जो काफिया रदीफ में डिसाइड करता हूँ वो होती है, और मैं खुद ही लिखता हूँ और फिर खुद ही कहीं भी किसी प्रोग्राम में पढ़ देता हूँ, जितने को अच्छा लगा नहीं लगा। तो लेकिन गाने का ऐसा नहीं है। गाना आपको सबसे पहले अमूमन 99% गाने धुन पे लिखे जाते हैं। आपको सबको पता ही, आपको इंडस्ट्री में ही है, बॉम्बे में ही है आप सब, और आपको पता है। तो एक तो वो जो धुन का एक पैरामीटर, वो जो मीटर बना देता है, एक वो होता है, और उस मीटर का भी एक साउंड होता है, आपको उसके हिसाब से लफ्ज ढूंढने होते हैं। दूसरा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की सिचुएशन होती है, और तीसरा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर या जो लोग आपसे काम वेरीफाई कर रहे हैं आपका, उनकी ईगो भी आपको पैसे करनी है, क्योंकि उनको पसंद नहीं मुझे वो उजड़ने से जो गाना शुरू होता है, उजड़ वर्ड आप पहले लेके आ गए पहली लाइन में, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, नेगेटिविटी फैलेगी से। हालांकि वो गाना हिट हुआ, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, क्या है, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, पहली लाइन में उजड़ है लेकिन गाना हिट हुआ। खैर नहीं, तो उसको भी पैसिफाई करना होता है आपको। बहुत से लोग कहते हैं नहीं मुझे ये लफ्ज पसंद नहीं है, ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ। तो हर गाने में जो सिचुएशनल होता है, बड़ी मुश्किल पेश आती है उसमें, और मुझे बहुत जगह आई है। जैसे मैं बताऊं, जो गाने मैंने धुन पे लिखे हैं, इवन घूमर जो गाना था वो बड़ा मुश्किल तरीन गाना था मेरे लिए, और संजय जी ने उसकी धुन पहले बना दी थी और वो लिखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। और चूंकि मुझे वो मारवाड़ी भी नहीं आती, और हालांकि अगर आप गाना गौर से सुने तो उस पूरे गाने में थारे महारे के अलावा कुछ मारवाड़ी है नहीं। मैंने इसमें पोएट्री रखी है, और खैर वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं डर गया कि यार ये घूमर लिखना है, क्योंकि मैं शायरी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ किसी भी चीज़ में, चाहे वो गाना हो। और तो वो ये था कि यार ये तो घूमर है, इसमें राजस्थानी। फिर मैंने थोड़ी सी इंक्वायरी की, मैं चला भी गया, मैं थोड़ा उन दिनों राजस्थान भी चला गया था, तो रहा 2-4 दिन वहाँ, देखा, लोगों से बातचीत भी की एक आइडिया के लिए, और
उसके बाद कि भाई ये होता क्या है घूमर, और फिर यहाँ वहाँ यूट्यूब वगैरह पे मैंने चीज़ें देखी, लेकिन फिर भी वो बड़ा मुश्किल था। और ये गाना जब मैंने लिखा जो अभी है, ये फर्स्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट किया था, और ये संजय जी ने इसको रख दिया था कि कुछ और भी सोचें आप लिखें, और मैंने बहुत सारे इसके और वजन लिखे, लेकिन फिर फाइनली उन्होंने बोला नहीं, वो जो पहले था वही तुम्हारा बेहतर था, और उन्होंने इसको रखा। वो गाना मुश्किल था, इवन बिनते दिल बहुत मुश्किल था। और वो क्योंकि एक सिचुएशन थी उस तरह की ऐसी कि आपने अगर फिल्म देखी है वो, तो उसमें एक कैरेक्टर के लिए वो गाना लिखा गया था जो तोहफे में दिया गया था वो कैरेक्टर, तो उसके लिए लिखना एक बड़ा मुश्किल काम था। और फिर ये भी था, हालांकि संजय जी का ऐसा कोई ब्रीफ नहीं था कि मैं कोई इसकी लैंग्वेज बहुत मुश्किल करूं, वो मेरा अपना सोच थी कि एक आया है बाहर से, कोई आया है तो क्यों ना हम उसकी सोच, क्योंकि क्या होता है कि मेरा ऐसा मानना है कि हम कितनी अंग्रेज़ी सीख लें, कितनी पढ़ लें, अमेरिका में काम कर रहे हो, लेकिन जब हमें अंदर से गुस्सा आता है, गालियाँ आती हैं, तो वो हिंदी में आती होंगी मेरे ख्याल से, मुझे तो उसी में आती है। और या जब हमें बहुत प्यार आता है किसी पे, तो भी हम जो हमारे जीन्स में चीज़ें हैं और जो हमारा कल्चर रहा है, जो हमारे जीन्स हैं जहाँ के, तो उसी ज़बान में हम ज़्यादा बेहतर, अब सोच लीजिए इससे कि जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो गालियाँ उसी ज़बान में आती है जिस ज़बान के हम होते हैं, जब बहुत प्यार में होते हैं तब भी उसी ज़बान में आती है। तो इसलिए इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम उस ज़बान में काम करें तो हम बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। और हमारी इंडस्ट्री की ये विडम्बना है, और ये गलत हो रहा है कि हिंदी फिल्म की स्क्रिप्ट अंग्रेजी में लिखी जाती है, कितना मुश्किल काम है, और क्या उसके साथ हम गलत कर रहे हैं, और उससे काम अच्छा ही नहीं हो रहा आपका। अगर हम हिंदी फिल्म की स्क्रिप्ट हिंदी में ही लिखें, हिंदी में ही सोचें, हिंदी में ही बात करें, हिंदी में उसको डिस्कस करें, तो ज़्यादा बेहतर एक्ट हो सकता है। लेकिन ठीक है, वो सबका अपना अपना मानना है, ये भी एक अलग बातें हैं दो, ये ऐसा मेरा मानना है। तो जने क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बिनते दिल। तो हुआ ये कि मैंने ऐसा सोचा, और मैंने फिर यहाँ वहाँ से मिला के उसमें कुछ उर्दू के वर्ड हैं, उसमें कुछ अरबी के हैं, कुछ फारसी के हैं, कुछ टर्किश भी उसमें एक दो वर्ड हैं, तो वो सब मिला जुला के मैंने एक ऐसे मेरे हिसाब से कि कुछ बेहतर हम साउंड दे सकें, और वो एक साउंड के लिए मैंने वर्ड लिखे थे। वो गाना फिर बहुत अच्छा सर ने कंपोज कर दिया। वो गाना ना मैंने पहले लिखा ना सर ने पहले कंपोज किया, वो हम सिटिंग में थे और सर ने वही वो बताया, और मैंने वो ये जो बिनते दिल मिसरिया, ये लाइन तो बहुत बाद में लिखी गई। पहले गाना शुरू हुआ था, पेश कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब, आतिश कदा अदाओं से जल उठेगा आपके दीदाए तरका हिजाब। तो ये मुखड़ा मैंने पहले लिखा, सर ने इसे कंपोज किया, फिर उसके बाद सर ने अंतरे की धुन बनाई, और फिर मैंने उसे उस धुन पे लिखा, और फिर ये एक हुक लाइन उन्होंने बनाई, और फिर उसमें मैंने ये एक फ्रेज बनाया बिनते दिल मिसरिया में, तो वो हमने, तो वो गाना बड़ा मुश्किल था। आपने जैसी वो दो लाइनें पढ़ी थी, मुझे उसका कोई मतलब समझ नहीं आया, क्या आप उसका मतलब समझा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये हुआ था, संजय जी का भी यही था कि भाई ये गाना बन भी गया है, बहुत अच्छा साउंड भी आ रहा है, मगर जाहिर सी बात है क्योंकि ये ज़बान ही नहीं है हमारी और हम इनमें बोलते नहीं, तो मेरी भी ऐसी बहुत सी ऐसी 1 लाख चीज़ें जो मैं भूल जाता हूँ। और तो वो यही हुआ, फिर उसमें यही डिस्कस हुआ कि साउंड बहुत अच्छा आ रहा है, और सर ने भी इसी पे मोहर लगाई कि ये मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो एक सेकंड थिंग है, और एक जो इसका साउंड आ रहा है तो वो एक बहुत अच्छा साउंड है। और मेरा भी उसके पीछे यही मानना था, ये कहना था कि जैसे मैं पिछले 23 सालों से म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, गाने लिख रहा हूँ, लेकिन आज भी मैं बेसुरा हूँ, और मुझे सुर पता नहीं है कि कितने सुर होते हैं, कब ये फ्लैट हो जाता है, कब ये शार्प होता है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक साउंड बहुत अच्छा लगता है। अगर सुर में है तो वो मुझे एक साउंड समझ में आता है, एक साउंड अच्छा लगता है। तो मेरा मानना यही है कि गाने का मीनिंग तो कोई बाद में पूछेगा या जानेगा, अगर साउंड उसके कान में कुछ अच्छा नया जाए तो वो जाहिर सी बात है, तो वो उसको वो अट्रैक्शन बनता है उसके लिए। तो उस हिसाब से ये मैंने भी उनको जो है कहा, और उनका खुद यही मानना था कि एक साउंड बहुत अच्छा रहा, इसको रखते हैं, बाद में देखें कि क्या इस पे लोग कहते हैं या क्या नहीं। और फिर फाइनली वो इज्जत रह गई, और वो ये हुआ कि किसी ने कुछ नहीं कहा, वो गाना हिट हो गया और लोगों को पसंद आया। और फिर लोगों ने हालांकि उसके मतलब पूछे हैं, उसका मतलब ये है, पहली लाइन का मतलब है कि पेश कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब, यानी आपकी खिदमत में मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक, वो सब आपकी खिदमत में, यानी आपके आगे हाजिर हैं, पेश है, वो तो आप समझते हैं। कुल्लू कहते हैं टोटल, कुल।
उसके बाद आतिश कदा अदाओं से जल उठेगा आपके दीदाए दरगाह हिजाब। उसका मतलब ये है कि ये जो मेरी आग लगाती हुई अदाएं हैं, यानी मैं इतना हॉट हूँ, ये जो आग लगाती हुई अदाएं हैं ये आपकी आंखों का एक, कहते ना कि हम आंखों का पर्दा होना चाहिए कि उस पर्दे को भी जला के राख कर देगा। इसका मतलब ये था। फिर मैं पूरा गाने बता देता हूँ। फिर आगे की लाइन थी वो कि मैकश लबों पे आने लगी हैं प्यासी गुर्बतें, हैरत ज़दा ठिकाने लगी हैं सारी फुरकतें। यानी जो मेरे जो पीने वाले होंठ है, होंठ पीने के लिए हैं, और तो वो मैकश लब जो हैं वो बहुत दिन से प्यासे पड़े हुए थे, और ये जो अब आपका मुझे पास मिला है, गुर्बतें मिली हैं, आपकी नज़दीकियाँ मिली हैं, इनसे फिर से मैं वो मतलब मेरे अंदर वो पीने की इच्छाएं जाग उठी हैं, ये था। और फिर क्या था कि हैरत ज़दा ठिकाने लगी हैं सारी फुरकतें, यानी फुरकतें जो तन्हाइयाँ थी, जो तकलीफ़ें थी, वो सब अब ठिकाने लगने ही वाली हैं या लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर वो ये फिर आगे लाइन थी, आरिज़ों पे मेरे लिख ज़रा रिफ़ते चाहतों का सिला, जो आज तक गूगल पर गलत लिखा हुआ है, कारिज़ों वगैरह लिख दिया किसी ने, मुझे खुद पता नहीं उसका मायने क्या है। तो वो था आरिज़ों, आरिज़ कहते हैं गाल को, आरिज़ों कहते हैं गालों को, और रिफ़ते चाहत कहते हैं चाहत की बुलंदी, यानी किसी भी चीज़ की कोई हाइट होती है ना, ये 200 फीट है, जैसे बुर्ज खलीफा एक बड़ी लंबी बिल्डिंग है तो उसकी भी एक हाइट है। तो ऐसे ही कि आरिज़ों पे मेरे लिख ज़रा रिफ़ते चाहतों का सिला, यानी मेरे गालों पे चाहत की जो कोई हाइट होती होगी वो लिख दो किस करके, उसका मतलब ये था। और बिनते दिल मिसरिया मैं का मतलब था, बिनते दिल कहते हैं दिल की बेटी, बिनते कहते हैं बेटी को, और दिल कहते हैं दिल को। तो बिनते दिल दिल की बेटी, मिसरिया मैं, मिस्र उसमें जो अब इजिप्ट है पहले वो मिस्र हुआ करता था, मिसरिया मैंने उसमें जोड़ दिया। उसका मतलब जैसे मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ तो मुजफ्फरनगरी हो सकता हूँ, मुजफ्फरनगरिया भी हो सकता हूँ, तो मैंने उसको ऐसे मिसरिया कर दिया। तो वो करेक्टर ये कह रहा है कि मैं मिस्र की खूबसूरती के दिल की बेटी हूँ। तो दिल की बेटी से मेरा यहाँ पे इसके पीछे मेरी फिलॉसफी जो मैं सोचता था वो ये थी कि अगर हम खूबसूरती का कोई जिस्म बनाएं तो इंसान के जिस्म में जो सबसे खूबसूरत पार्ट होता है मेरे हिसाब से वो हार्ट होता है। एक तो दिल से ये करो, दिल से वो करो, उसके अलावा अगर हम साइंटिफिकली भी इसको देखें तो दिल इसलिए बहुत अहम पार्ट है क्योंकि वो पूरी बॉडी में आपके ब्लड पहुँचाने का काम करता है, एक पंपिंग स्टेशन है। तो उस एतबार से भी तो वो कह रहा है कि अगर खूबसूरती का कोई हार्ट होता तो मैं उसके भी दिल की बेटी, यानी मैं कितनी ज़रूरी चीज़ हूँ। तो ये आप कहाँ जा रहे हैं इसके उसके साथ, आप मेरे साथ आए। तो ये उसके पीछे मेरी फिलॉसफी थी।